पाक फौज ने एक बार फिर ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर भारत जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे तेज़ और यकीनी जवाब मिलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने स्काई न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जो भी पाकिस्तान की सरजमीन सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा तो हमारा जवाब जो बड़ा बेरहमाना होगा। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोल सकता है तो खित्ते में तबाही का बायस होगा। उनका ये भी कहना था कि जी अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं उनको जौहरी ख़तरात के पेश नज़र उनको वो जो है ना भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। समझने की बात यह कि जी भारत की इंतहापसंद हिंदू क़यादत इस वक्त जो है सख्त दबाव का शिकार है और तनकीद की जद में है और दुनिया के सामने अपनी सुबकी मिटाने के लिए वो फिर कोई मुहिम जोई कर सकती है। इसीलिए पाकिस्तानी क़यादत दुनिया को बार बार ये बावर करवा रही है कि पाकिस्तान ना कोई जंगबाज मुल्क है न उसकी खित्ते में गलबे की ख्वाहिश है, लेकिन भारत की जानिब से अगर पहल की गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं होगी। भारत को जहाँ पाकिस्तान के साथ इस 4 रोज़ा तसादुम में फौजी महाज पर एक धचका पहुँचा है, वहीं सफारती सतह पर भी उसका बयानिया जो है पूरी तरह पिटा है। इस बुरान की वजह से आज अमेरिका खुद जो है मसला कश्मीर को उजागर कर रहा है, जो भारत की बहुत बड़ी सफारती शिकस्त है, क्योंकि हालिया चंद बरस में हमने देखा है कि वो शिद्दत से कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला करार देता आया है और साथ ही कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ भी जो है वो तोड़ रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है मकबूजा कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला सिर्फ जो है वो कश्मीर के अवाम ही कर सकते हैं, न सिर्फ मकबूजा कश्मीर का बल्कि ज़ाहिर उसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल होता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दो टोक बयानात जो हैं वो भारत के लिए मज़ीद परेशानी का सबब बन रहे हैं। दोहा में कारोबारी शख्सियत से उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के मालिक को मशवरा दिया कि जी वो भारत को छोड़ें और अमेरिका में जो है वो आईफोन्स बनाएं। ट्रंप का कहना था कि उन्हें भारत की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान जो है ट्रंप ने कई मरतबा पाकिस्तान और भारत का जिक्र किया। मिसाल के तौर पर कतर में अमरीकी फ़ौजियों से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि जी पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करवा दी है और उन्हें कारोबार की पेशकश भी की है, जिस पर दोनों ममालिक खुश थे। इससे कबल जो है सऊदी अरब के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जी पाकिस्तानी और भारतीय क़यादत को वो एक साथ डिनर पर देखने के जो है ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप के बयान जो है भारत की परेशानी का सबब बने हुए, क्योंकि वो अमेरिका से खुसूसी सलूक का जो है मुतमन्नी है, जिसमें उसे पाकिस्तान से जोड़ा ना जाए, यानी कि वो डीलिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान से अपने आप को। अच्छा जनाब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक बयान में कहा कि जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और मामलात जो हैं वो दो तरफ़ा होंगे, यानी कि इसमें सालिसी की गुंजाइश नहीं। अच्छा, हमें समझना ये चाहिए कि पाकिस्तान ने कितने बरस तक पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि जी बायलैटरलिज्म जो है वो किसी तरह वर्कआउट कर ले पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन हमने देखा कि नहीं कर रहा। और भारत की यही ख्वाहिश होती है कि जी ना आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाएँ, ना आप जनाब मतलब बायलैटरल सतह के ऊपर मामला को तय करें, ना वो किसी की सालिसी कबूल करता है, तो मामला जो है पेचीदा भारत ने बनाया हुआ है। इसी तनाजुर में आप देखेंगे जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी पर ही बातचीत होगी और सिंध ताश माहिदा जो है वो इल्तवा में रहेगा। मतलब ये कि भारत की जो हठधर्मी है वो बरकरार रहेगी। इन हालात में फायरबंदी से क्या तवक्कुआत हैं और क्या दोनों ममालिक के दरमियान बामाने मुज़ाकरात मुमकिन हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा, जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के हवाले से जो हैं बड़ी एक मजबूत और मुतबर आवाज़ हैं। ये हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया भी हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। अच्छा मिशाल साहब, हम देखते हैं कि दिफाई और सफारती मामलात पे तो हम लोग रोज़ बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा बात करते हैं जो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और जिस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र भी। और हम देखते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद जो है जबर का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, ये तो बहुत ही खौफनाक स्पाइरल है, साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। और ये एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कुछ अरसे के बाद हिंदुस्तान करवाता है, तो उसका फ़ायदा हमेशा से हमने देखा है जो ओवर द ईयर्स जो रेपिटिशन है उसके अंदर। और मतलब कि बीजेपी इज़ इन पावर और इसके कोई इलेक्शंस हो रहे होते हैं जिससे उनको कोई उसके मिल जाता है, उसका वोट बेनिफिट मिल जाता है। बट उसके साथ साथ जब ये ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं उसका इम्पैक्ट जो कश्मीरियों पे जाता है वो तो मतलब कि जंग से भी बदतर है। जंग में भी कोई ना कोई राइट्स होते हैं, कोई राइट टू डिफेंड होता है, ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है कश्मीरियों के पास। और अभी भी जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, छेड़ दी है हिंदुस्तान ने, तो उस दौरान भी बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ है। और आज भी 2 लोग शहीद हुए हैं, कल 3 लोग शहीद हुए हैं। तो ये तो
क्या नाम वो है, घरों को बुलडोज किया गया इस इल्जाम के तहत, लोगों को अरेस्ट करके फोर्स्ड कन्वेशंस करना, कासोस करना। तो इट इज़ जस्ट बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन द लेवल ऑफ अट्रॉसिटीज़ दैट आर बीइंग कमिटेड राइट नाउ। और इंडिया के अंदर कश्मीरीज आर बीइंग टारगेटेड, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, स्टूडेंट्स की डिग्रीज कैंसिल की जा रही है, यूनिवर्सिटी से बाहर, हॉस्टल से बाहर उनको जो है मार मार के बाहर निकाला जा रहा है। जो बिज़नेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर उन लोगों को, उनके बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है। और फिर जो फैमिलीज़ हैं जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के जो फैमिलीज़ जिनकी शादियाँ हुई इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में, उन सब फैमिलीज़ को जो है वहाँ से डेक जो है जिनके 40 साल हो गए हैं, उससे भी ऊपर हो गए हैं, या जिनकी नई नई शादियाँ 10 साल हुई हैं, या छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, उन सबको भी नानियों दादियों को, यंग कपल्स को भी जुदा करके 14 दिन के एक बच्चे से एक माँ को जुदा करना। तो वो विजुअल्स हर जगह हमने देखे हैं। और एक बुज़ुर्ग आदमी जो उनका डायलिसिस हो रहा था, उनका डायलिसिस बंद करवा के उनको कहा कि बस में बैठ जाओ, निकलो यहाँ से, ही डाइड। तो ये तो हालत है जो कश्मीर। और वो जो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की इंसानी हकूक़ की जो पामाली हम सुन रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों के घरों को जो मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती किसी भी तहज़ीब याफ्ता मुल्क में, सिविलाइज मुल्क में। मुझे ये बताइए कि कश्मीर की तहरीक एक जायज़ तहरीक है और भारत की कोशिश होती है कि जी इसका किसी तरह से सिलसिला जोड़ दिया जाए दहशत गर्दी से, इसको डील के लिए, यानी कि ज़ाहिर है कि काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक मुज़ाहिमत होती है तो हक़ होता है हर कौम का, तो इसको डीलिंग करने के लिए क्या करना होगा कि दुनिया कराया जाए कि जी ये एक जेन्युइन जो है आज़ादी की तहरीक है, इसका कोई ताल्लुक़ दहशत गर्दी से नहीं है। जी देखिए, जब ये इंडिया पाकिस्तान की बैटल हुई है और इसके अंदर एंड में पाकिस्तान को मिलिटरीली भी जो फ़तह मिली है, जो रिस्पांस दिया है, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया बहुत से जो है अपने एलाइज़ और सेवरल स्टेट्स के पास मैसेज उसने भेजा है कि इसको रोका जाए, सीज़ फायर की तरफ ये मामला लेके जाया जाए। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इज़राइल ने ख़ास रिक्वेस्ट की है इंडिया के कहने पे ट्रंप को। मगर उसके साथ आपने ये देखा है कि जब ये पहलगाम का हुआ है, इसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया इस मैटर को, क्योंकि ये अमेरिका के भी बयानात देख लें, बाहर के लोगों के भी देख लें कि उसके मतलब कि ना कोई उसके ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन, ना कोई प्रोब हुआ, ना कोई एविडेंसेस थे। 10 मिनट में पाकिस्तान पे ब्लेम डाल दिया, कश्मीर की तहरीक पे डाल दिया, और इन्हीं का कोई रिजर्व का बंदा था जिसने, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जिसने वो किलिंग सारी की टूरिस्ट की, और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म भी इंडियन ही था, तो ये वेपन भी इंडियन मिलिट्री का ही था गालबन। तो ये ऐसा किसी कोई टेकर्स नहीं इस्तीफा रहे इनके इस नैरेटिव के। और इसके रिज़ल्ट में मैंने ये देखा है, जो पहले जो एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक बहुत बड़ा डिसइंफो लैब का भी एक ज़माने में बहुत स्कैम खुला था, तो एक ज़माना था जब इनकी इस नैरेटिव को, इस झूठे प्रोपेगेंडा को दुनिया सीरियसली लेती थी, और उसके थ्रू फैटव में भी बहुत सी चीज़ें ले गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़। मगर अब जो इस वक्त की सूरत हाल है, और स्पेशली इस जंग के दौरान जो डिसइंफॉर्मेशन, जो फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई है इंडियन चैनल्स के थ्रू, उसने भी बहुत बुरा ब्लो और डेंट दिया है हिंदुस्तान की पब्लिक में भी, इस करंट रजीम के बारे में, और दुनिया के भी मीडिया के अंदर। और फिर जिस तरह इन्होंने कल TRT को बैन किया है, इस तरह और चैनल्स को किया है, फिर उसके बाद चाइना के मीडिया हाउसेस को इन्होंने बैन किया है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी किया हुआ था इन्होंने। तो ये अब इनकी ना खुलकर इनका मतलब मैं समझती हूँ कि खुल के मोदी एक्सपोज हो गया है, वो जाहिर हो गया है। फेस सेविंग इसको थोड़ी बहुत चाहिए थी। जी जी, अगर मुझे खता कलामी करने थे, अगर इनके हम भारत के बयानिए को अगर देखें तो उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, यानी कि दो एटमी रियासतों के दरमियान अमन जो है वो गैर रियासती अनासरों के हाथों में यरगमाल है। 2-4 लड़के कहीं पे बैठ के फैसला करें, वो कोई कार्रवाई करें, और भारत जो है वो जंग छेड़ने की बात करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है। कितना ये आप दुनिया किस तरह से देखेगी इस चीज़ को, और ये कितना ख़तरनाक है ये रवैया। जी देखिए, जो इनकी स्टेट क्राफ्ट की जो होली बुक है और जो चाणक्य की फ़िलासफ़ी है, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो अर्थशास्त्र है उसकी जो बुक नंबर 7 है, वो आप, क्योंकि आपको वैसे भी बहुत शौक है रिसर्च करने का, और उसका चैप्टर 18 निकालें। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये है जो फ़िलासफ़ी जो इंडिया मोस्टली अप्लाई करता है, क्योंकि हमने देखा है कि 78 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 162 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, और 9 उसके अंदर सीज़ फायर्स हुए हैं, 2 एग्रीमेंट्स हुए हैं सॉलिड जो यूनाइटेड नेशंस के और वर्ल्ड बॉडीज़ के, और 51 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं जिसके अंदर और भी इश्यूज डिस्कस हुए। तो
वो जो फ़िलासफ़ी जिस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, चैप्टर 18 ऑफ अर्थशास्त्र, उसके अंदर ये फ़िलासफ़ी है कि व्हेन इन डिफ़िकल्टी, जिस तरह इन्होंने अभी ये जंग हारी है, तो मेक पीस विद द एनिमी, एंड व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग ब्रेक इट अगेन। तो ये जो फ़िलासफ़ी जो इनकी एंशंट अर्थशास्त्र की जो इनको यूज़ किया जाता है मॉडर्न डिप्लोमेसी में, और जो इनका दिल्ली के अंदर भी जो इनका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, अगर आप दिल्ली गए हैं, उसका नाम ही इन्होंने रखा है चाणक्यपुरी। तो वो फिलॉसफी यही है कि बड़ी दिलचस्प आपने बात की, आर्ट ऑफ डिसेप्शन, कि सीज फायर्स हों, सीज फायर्स, डायलॉग्स, पीस टॉक्स, ओवरचर्स हों या कोई भी चीज़ हो, वो सिर्फ तब तक करनी है जब टाइम गेन कर लेना है, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स। फिर उसके बाद द मोमेंट जब ये अपनी डिप्लॉय कर लेते हैं नई स्ट्रेटेजी, तो ये डोमिनेंस, और यही ये करते हैं। अभी क्या हो रहा है, 5 अगस्त इन्होंने किया, राइट, और 5 अगस्त के बाद उन्होंने यकतरफा फैसला किया, और उसके बाद उसके थ्रू उन्होंने शिमला को नलिफाई कर दिया। जब उसके बाद मैं बहुत दफ़ा उस वक्त भी कहती रही कि पाकिस्तान को नलिफाई अब कर देना चाहिए शिमला, क्योंकि इन्होंने ये यकतरफा फैसला किया, और हम यूनाइटेड नेशंस के पास चले जाएं कि इन्होंने इतने डेकेड जो है वेस्ट किए, कश्मीरियों के भी और पाकिस्तान के भी, और अवाम जो है हमें लाशें ही मिली। अब जो नेक्स्ट टर्न इन्होंने किया, क्योंकि हमने नलिफाई नहीं किया था अभी तक शिमला, इन्होंने नेक्स्ट किया है कि चलो एक फॉल्स फ्लैग और करो, उसी बहाने से हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है स्क्रैप करना है पानी, अब क्योंकि एक के बाद वो दूसरे यकतरफा स्टेप पर आ रहे हैं जो बायलैटरलिज्म पर हैं वो। और ये जब इन्होंने ये किया है, तो मैं अब आप जिस पोजीशन पर हम लोग, जी बताएं। जी मैं तो ये बात करता कि उन्होंने बेशक वो चाणक्य का फ़लसफ़ा अप्लाई करते रहे, लेकिन माजी में भी उनको कभी फ़ायदा नहीं हुआ। हमेशा भारत जो है आप देखें लोग आके कब्ज़ा ही करते रहे उसके ऊपर। तो ये तो, और हम लोग तो संजू को ज़्यादा पढ़ते हैं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल में जो चीनी मुफक्किर था वो ज़्यादा अहम है। मैं चाहूँगा, मैं वक्त बहुत कम है, मुझे ये बताइए कि नहीं, मगर इंडिया पाक डायलॉग में टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। मैं ये बात कर रही हूँ कि ये शिमला तो तब हुई ना जब जंग के अंदर प्रॉब्लम आई, हमारे वहाँ सोल्जर्स थे। आपके हालात और हैं, हमने जंग भी जीत ली है, 5 अगस्त हो गया, शहरा कट की है, पानी वो हमारा बंद कर रहे हैं। तो इस वक्त जब डायलॉग होना है, तो डायलॉग के अंदर बार्गेनिंग चिप्स होती हैं। जब आप डायलॉग पे जाते हैं, सबसे फंडामेंटल जो चीज़ जो डिमांड है उसके अंदर वो ये है कि पाकिस्तान को अपनी तरफ से इस डायलॉग से पहले शिमला को नलिफाई करना चाहिए, जिस तरह उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि हम लोग जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे नहीं बात करेंगे, वो हम स्टैंड स्टिल है, वो सीज फायर के साथ उसका कोई नहीं लेना देना, और उन्होंने ऑलरेडी पहले 5 अगस्त कर चुके हैं। तो वो पीओके पे बात करना चाहते हैं। तो अगर हमने बार्गेनिंग से पहले हमने ऐसा इन्वायरमेंट करना है कि हमें हक खुदरादियत चाहिए कश्मीरियों का, कश्मीरियों को रिलीज़ कराना है जो प्रिजनर्स हैं, जो हमारी हुर्रियत के रहने में, ताकि वो टेबल पे बैठें, और रिवर्स किया जाए आर्टिकल 370। ये चीज़ें तब डिमांड की जाती हैं जब हम भी उनको अपनी तरफ से टिट फॉर टैट जवाब दें। और टिट फॉर टैट इस वक्त बार्गेन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी है कि हम लोग नलिफाई करें ऑन शिमला को, कि जब तक वो नहीं करते। एक सवाल और मैं चाहूँगा, क्योंकि 2 मिनट है हमारे पास, ज़्यादा वक्त नहीं है ये सेगमेंट ख़त्म होने में, कि जो मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत की लीडरशिप है उसकी क्या सूरत हाल है? ज़्यादातर लोग तो उसमें गिरफ्तार हैं, कुछ इस पर रोशनी डालिएगा कि वहाँ पर क्या उसमें खुद यासीन मलिक साहब, यही तो टाइम, बिल्कुल जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही टाइम है डिमांड करने का, क्योंकि वो सीज फायर पे गई इसलिए क्योंकि उनकी जंगी तैयारी नहीं थी, और वो बुरी तरह पिटे हैं, और उनको बड़ी शिकस्त मिली है, और उन्होंने ये टाइम गेन करने के लिए मिन्नतें तरले किए हैं अमेरिका के आगे कि ये न्यूक्लियर की तरफ ना जाए। इस टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देख लें कि उनका मीडिया क्या कह रहा है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी को जिस तरह हरास किया जा रहा है, फिर वो जो मेजर थी, वो जो दैट लेडी, शी इज़ अ मुस्लिम, जो उनकी स्पोक्स पर्सन बनी थी जंग के दौरान, जो उसके पीछे जो पड़ गए सारे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है मोदी के ऊपर, इसके वोटर्स का भी, क्योंकि इसने झूठ बोला उनके साथ, मीडिया का भी प्रेशर है कि इंडिया के सामने, अमेरिका के सामने क्यों लेट गया। तो इसलिए हमारा ये होना चाहिए कि ये अंडर प्रेशर हर जगह से है, तो हमने अपनी तरफ से शिमला को कंडीशनली नलिफाई किया जाए टिल ये इंडस वाटर ट्रीटी और 370A को जो है रिवर्ट बैक नहीं करते, और जो हमारे मामलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बहुत इन्होंने काम की बात की, बहुत ही अहम बात है कि जी शिमला मुआहिदा जो है, बायलैटरलिज्म जो है, इट हैज़ फेल्ड, और उसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की कि इसको जो है स्क्रैप करे और फिर नए सिरे से हम बात करें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, उनसे कुछ पाकिस्तान के सियासी दुखों की बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने आज सेनेट में तकरीर के दौरान गिले शिकवों के जो है दफ्तर खोल दिए
उनका कहना था कि जी खैबर पख्तूनख्वा को आज तक मखसूस नशिस्तों से सिर्फ इसलिए महरूम रखा जा रहा है कि कहीं तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की तादाद न बढ़ जाए। उनका यह भी कहना था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मोदी के खिलाफ बात हो। सेनेट में शोर शराबे के दौरान उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों को रिहा करना और मुकदमात को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को नहीं, इमरान खान को जो है कौम की हिमायत हासिल है। अगर आपने खैबर पुख्तूनख्वा के किसी भी वजह से अगर आप सिंसियर होते तो आपने पूरी कोशिश करनी थी कि जो रिजर्व सीट्स का इशू है, बाय द वे रिजर्व सीट्स लाहौर की नहीं है, तो वहां पे तो आप इलेक्शन करा रहे हैं। खैबर पुख्तूनख्वा जैसा सूबा जो कि इस वक्त एक इतना चैलेंज सूबा है, उसके कितने मसाइल हैं, जब आप एक प्रोविंस को बिल्कुल आप मार्जिनलाइज करेंगे तो फिर मैसेज क्या जाएगा, फिर कैसी यूनिटी, कैसा कौम, कैसी वो। क्या शिबली फराज साहब की तनकीद में वजन है? क्या हुक्मरान जमात में कहीं ये ख्याल पाया जाता है कि दुश्मन भारत से फायरबंदी के बाद अब हिज़्ब इख्तिलाफ की जो सबसे बड़ी जमात है उसके साथ भी फायरबंदी हो जाए? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये जो जुमला चल रहा है कि जी कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या फायरबंदी मुमकिन है, और कहीं हुक्मरान जमात में कोई ख्याल पाया जाता है कि जनाब अब जो है तहरीक इंसाफ को भी आप इजाज़त दें कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी की तरह वो जो है फंक्शन कर सके? जी फायरबंदी तो हुई है। हम तो अभी तक मुज़ाकरात की मेज पर बैठे तहरीक इंसाफ की राह तक रहे हैं, जहां से वो खुद उठ कर गए थे, हमने उन्हें नहीं भेजा। अब वो हर चीज को जो है वो दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। उनको पिछले इतवार जो DGISPR की ब्रीफिंग थी उसमें भी बुलाया गया, वो उसमें नहीं आए, हालांकि वो बड़ा मुल्क पर एक कड़ा वक्त था। उनके पास मौका था कि कड़े वक्त में भी सियासी शर्तें लगाए बगैर जो है वो पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े होते। उन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। एक ऐसा मौका 2019 में जब मुस्लिम लीग नून पर आया, जिस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में थे, मरियम नवाज जेल में थी, फरवरी 2019 में हमने तो कोई शर्त नहीं लगाई थी। उस वक्त शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कौमी असेंबली में कहा था कि ये हमारी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त जब हिंदुस्तान हमारे सामने खड़ा है, हम पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं। ऐसा कोई वो तहरीक इंसाफ ने भी किया, वो तहरीक इंसाफ ने भी किया, इनके सोशल मीडिया विंग ने भी किया कि बड़ी भरपूर तरीके से साथ दिया है ना। सोशल मीडिया विंग जो है वो आजकल एयरफोर्स के जो है वो गाने गा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की बड़ी अफवाज के साथ उनका जो तज़किया है उसी के साथ उसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इससे कता नजर हम बिल्कुल तैयार हैं कि जो भी इनके मुतालबात हैं हम उन पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश ये होती है कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं और अपने डॉसियर IMF को दें, हुकूमत को ना दें। लेकिन भारत है और हम चाहते हैं कि आगे निकलने की राह बने, लेकिन जो पहली शर्त ही ऐसी ये लगा देते हैं कि हमारे बानी चेयरमैन को निकाला जाए, और ये जो सो कॉल्ड जिसे कहते हैं सियासी कैदी, देखिए जो लोग, बड़ी साफ सी बात है, जो लोग 9 मई में मुलविस हैं उसकी जो है प्लानिंग में, उसको करने में उनको तो सजा मिलेगी। जो नहीं है ये जरूर हुकूमत का फर्ज होना चाहिए, मेरी तजवीज़ भी है कि उन लोगों को जिनके खिलाफ सबूत और शवाहिद नहीं है फौरी तौर पर उन्हें रिहा करना चाहिए, और जिन पर है उन्हें फौरी तौर पर सजा देनी चाहिए, ताकि हम 9 मई से आपने बड़ी अहम बात की 10 मई तक पहुंचे कि आपने बड़ी अहम बात की कि जी फौरी सजा दें और जो बेगुनाह उनको छोड़ दें। लेकिन कतई नज़र इस बात की जो एक हमारी रवैया भी आपने भी फरमाया कि जी मुल्क दुश्मन जो है कार्रवाई करते हैं, उनका इक़दाम जो होता है, उनकी सियासत इस तरह की है। अब कमोबेश इसी किस्म के इल्ज़ामात, मुझे याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, नून लीग पे, अवामी नेशनल पार्टी पे, कौन है जिसकी इस तरह से पगड़ी ना उछाली गई हो? तो ये मेरा आपके ख्याल में दुरुस्त है कि जो मतलब हुकूमत में हो वो किसी को भी कह दे कि जी आप मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं? हो सकता है सियासी इख्तिलाफात हो, अप्रोच का फ़र्क हो, उसको आप मुल्क के खिलाफ कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो देखिए मैं ज़रूर यहाँ हमें अगर आप IMF को देखिए, IMF को दो लोगों ने खत लिखे पाकिस्तान के खिलाफ, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा इमरान खान। ये एक हकीकत है, अब आप उसको री इंटरप्रेट जिस तरह मर्जी कर लें, लेकिन पाकिस्तान को कर्जा ना देने के लिए
2 खत लिखे गए हैं IMF को पिछले चंद सालों में, और जिनके जो उसके खत के लिखने वाले थे उनके नाम मैंने भूल दिए। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करें? या अगर जो है वो अभी जब इनकी हुकूमतें थी, सुबह पंजाब में भी और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त भी IMF का प्रोग्राम चल रहा था। उस वक्त रिकॉर्डिंग अब पब्लिक है कि किस तरह उन्होंने कोशिश की कि नहीं ये कर्जा ना मिले। अगर आप मुस्तकिल तौर पे, और जो हमने देखा है वहाँ, हम वाशिंगटन में भी देख रहे हैं, हम दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में भी देख रहे हैं कि किस तरह वो अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जो है, अब ये ठीक है कि हम वो कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी की जंग लड़ रहे हैं, हम ये जंग लड़ रहे हैं, जरूर लड़ें, लेकिन हर चीज को एक शख्स की अदा के भेंट चढ़ा देना जो है, और उसकी अदा को बहुत सारे जो इस पर मेरा एतराज है। नहीं, मैं ये करते हैं, बहुत सारे शिकवे शिकायत जो है वो जायज़ भी हैं। अब जैसे आज ही जो शिबली फराज साहब ने कहा मखसूस नशिस्तों का मामला, कि आप सारे सूबे का तय नहीं हो रहा मामला, तो ज़ाहिर इस पर शिकवा तो होगा। या अगर फ़र्ज़ करें कि वो ये कहते हैं कि जी हम कानून के मुताबिक, उन्होंने कहा जी हम फला कदम जो कानून के मुताबिक उठाते हैं, आप लोगों ने कानून ही बदल दिया जब फैसला उनके हक में आ रहा हो, तो ज़ाहिर शिकवे शिकायत तो होंगे, लोग दुखी तो होंगे। मेरी इस्तदा ये है कि वो शिकवे शिकायत बंद करके जो मुज़ाकरात की मेज पर आज भी मुस्लिम लीग नून बैठी है उस पर वापस आ जाए, आकर बात करें। लेकिन वो अपने जो भी उनके शिकायत हैं, मेरी इस्तदा है कि वो उसके सबूत और शवाहिद मीडिया पर जो भी उनकी ख्वाहिश है बात करें, लेकिन किसी मरबूत सूरत में हुकूमत के सामने भी रखें कि हम ये मुतालबा है, उसके लिए हमारे पास ये सबूत और शवाहिद है। इसकी बुनियाद ये नहीं होता कि इत्मीनान साजी, जा रही कि हुकूमत के पास इख्तियार है और ताकत है, और इत्मीनान साजी की जो फ़ज़ा बनाना है वो ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है इन हालात में जो कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, कि बैरूनी जाहिलियत का भी सामना है, और मतलब हमें पता है कितनी ज़्यादा साजिशें हो रही हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। तो ज़रूरत नहीं है इस बात की कि एक ब्रॉडर कंसेंसस हो, तमाम लोग ऑन बोर्ड हों, और ये जो एक हमारी पैटी पॉलिटिक्स चल रही है, नज़र तो आता है सबको कि जी उधर से भी हो रहा है, गालिबन आप लोगों की तरफ से भी हो रहा है इसी तरह की अमल जो है। जी नहीं, मैं ज़रूर, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम सब आपस में बैठे और बात करें, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है आमिर साहब कि तहरीक इंसाफ जब तक दूसरी सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम नहीं करे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में उन्होंने जो 31% वोट हासिल किए, मैं नशिस्तों की बात नहीं कर रहा, 31% वोट हासिल किया, अगर उसको तस्लीम किया जाए तो वो तब होगा अगर वो उन जमातों को तस्लीम करें जिन्होंने मिलकर 69% वोट लिए, 2/3 से ज्यादा, और आज वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो लिहाजा जब तक आप दूसरों का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, दूसरों की जमहूरी हैसियत तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी हैसियत नहीं मनवा सकते, और इसी तरह का तनाव रहेगा। तो सबसे बड़ा स्टेप ये होगा कि वो ये कहें कि जनाब हम जो है, हम चाहते हैं कि हमें हमारी जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली में, हमारा जो 31% अवाम ने हमें वोट दिया है, सबसे ज्यादा तादाद जो है उनको मिली है, तो लिहाजा उसको तस्लीम करवाने के लिए जब तक आप 31% वाले को 69% वाले को तस्लीम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे। दायरों का सफर है वो चलता रहेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि आपको याद है कि कितना मुतनाज़ा ये जो 2024 के इंतखाबात रहे हैं, और वो सिर्फ PTI नहीं कह रही, मतलब है जमीयत उलमा यही कह रही है, जमात इस्लामी भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी तक इस बात को उसको शिकवा है कि जी जो है इंतखाबात सही नहीं हुए। तो इस पर मुतमईन तो कोई भी नहीं, मेरे ख्याल में नून लीग के अलावा कोई जमात जो है मुतमईन नहीं है इंतखाबात से। हत्ता कि जो आपके बलोच कौम परस्त हैं, आपके दोस्त हैं मालिक बलोच, उनसे बात करें वो बड़ा गिला शिकवा कर रहे होते हैं। आप अख्तर मैंगल की बात करें तो कौन है जो इन इंतखाबात से मुतमईन है मासवाए नून लीग के? जनाब, सियासी जमातों का इत्मीनान एक शराब है। यानी कि 2013 के इंतखाबात के ऊपर 2015 में एक कमीशन बैठा, उसने कहा कि इंतखाबात में कोई मुनज़्ज़म धांधली के सबूत नहीं मिले। क्या PTI ने मान लिया कि वो इंतखाबात दुरुस्त हुए? नहीं माना। जो भी ऑपोजिशन में था वो नहीं माना। तो लिहाजा हमें बजाय ये कि हम इंतखाबात के ऊपर इत्मीनान के पीछे भागते रहें, अगर वाकई संजीदा
और सिद्ध के दिल से हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो आईनी बंदोबस्त है वो आगे बढ़े, तो तरीका यही है कि एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करें। खैबर पख्तूनख्वा की उनकी हुकूमत है, 12 साल उनको हो गए हैं, जो निर्वाणा है वो बनाकर दिखाएं ना, वहां हमें बताएं कि देखें हमने इस तरह तालीम दी है, हमने इस तरह अमन अमान कायम किया है, हमने इस तरह जो है सेहत दी है, हमने इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन आज भी जब तालीम सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो पंजाब की मिसाल दी जाती है जो मरीम नवाज चला रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल की जो हुकूमत थी, अच्छा ये जो है, आप जैसे कोई इतराज नहीं, मैं यर्स करूं आपने बड़ी अहम बात की, वालों की जिंदगियों में बेहतरी की सूरत में नहीं निकला। नहीं, ये आपने बड़ी अहम बात की, लेकिन वो पंजाब की खुशकिस्मती कि जो सियासी जमात आती है उसकी बड़ी तवज्जो होती है। आपने खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा कि हम सिंध में बैठे हैं, तो अगर आप सिंध की तरफ तवज्जो करें, कभी आप कराची तशरीफ़ लाइए, कभी आप देही सिंध का दौरा करें, तो गालिबन आपको भी बड़ा दुख होगा कि भाई आपकी जो सबसे अजीज़ तरीन इत्तेहादी जो यहाँ पर बैठी है, तो उसने क्या किया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, तो अमन ओमान के साथ, मतलब है, तो ये दुख तो बहुत सारे सूबों में। मेरी ये इस्तदा है कि अगर हमने मुकाबला करना है, बजाय ये कि हम एक दूसरे को लान तान करते रहें, 3 सूबों में 3 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, आए गवर्नेंस का मुकाबला करते हैं, आए कहते हैं कि कौन बेहतर सेहत देगा, कौन बेहतर तालीम देगा, कौन बेहतर अमन देगा, कौन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, इसका मुकाबला करें, बजाय ये कि एक दूसरे की हैसियत तस्लीम ना करके मुस्तकिल तौर पर तनाव और जहरीली फजा का। अच्छा, क्या उसके लिए आप नहीं समझते कि जरूरी है कि भाई जहाँ मतलब है ना कि उनकी जो सेकंड टियर क़यादत से बात करें, इमरान खान को बरह रास्त इंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए, क्या क्या इसमें कबाहत है? जी देखिए, मैं असल में इशू ये है कि ये बात अभी वाजे होनी है कि दोनों, अगर मसलन हुकूमती जमातें जो हैं जो 69% वोट रखती हैं और 31% तहरीक इंसाफ है, ये मेज पर मुज़ाकरात के क्या लेकर आते हैं, एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, ये तो आप जैसे अक्लमंद लोग हमें बताएंगे कि टेबल पर क्या होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर ये अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी तक ये वाजे नहीं है कि बजाय तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत को देने के लिए सिर्फ एक चीज है, और वो ये है कि जी हम सड़कों पर आकर जो है गोल गपाड़ा नहीं करेंगे, हम बदअमनी नहीं करेंगे, हम आगे जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन को शहीद किया, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और हम जो है वो अब आईनी तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा वो हुकूमत को क्या ऑफर कर सकते हैं, ये बात एक बड़े मुश्किल सवाल है। ये मुश्किल सवाल है, लेकिन ज़ाहिर है कि मज़ाहमत तो हो रही है, पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन है, तो हम क्या पूरी दुनिया कहती है कि जी टेढ़ापन है, इस वक्त यहाँ पे कशीदगी है, तनाव है, वो तो मतलब है अगर हमें नज़र नहीं आ रहा तो बड़ा मसला है। जी अदब से कहूँगा कि कशीदगी और तनाव जो है, अपोजिशन की मौजूदगी कशीदगी नहीं, वो कशीदगी और तनाव जो था वो 26 नवंबर का एक फैसला कुन दिन था, उसके बाद से कशीदगी और तनाव खत्म हो गए। अब एक ऑपोजिशन है और वो ऑपोजिशन अपोज करती है, तो हम उसको कशीदगी और तनाव नहीं कह सकते, उन्होंने उनका अच्छा, काम चले, है, मैं ये पॉइंट नोट अल्टरनेटिव। मैं चाहूंगा वो वक्त कम है हमारे पास, मैं एक और बड़ी अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं, मुझे पता है आपके भी बड़ा दिल के करीब है। बलूचिस्तान का जो इशू है उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर मालिक अब्दुल मालिक साहब की जो है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उनको यकीन दहानी कराई गई कि जी बहुत जल्द जो है वो नवाज शरीफ साहब वहाँ का दौरा करेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग की बात होगी, सियासी हल तलाश किया जाएगा, उसमें कोई पेशरफ्त हो रही, क्योंकि वो भी एक सुलगता हुआ मसला है पाकिस्तान का। जी इसमें कोई शक नहीं है, और मैंने तो एक पार्टी के रुकन होने के नाते मेरी तजवीज़ में नंबर 1 के ऊपर ये है कि अभी ये जो मार्का हक हुआ है उसके नतीजे में जी जो कौमी इत्तेमाद बढ़ा है और इत्तेफाक बढ़ा है, उसका पहला जो नतीजा है वो बलूचिस्तान होना चाहिए, और वहाँ 2-3 काम है जो करने हैं। एक तो ये है कि जो मिसिंग पर्सन का मामला है उसको शफाफ तरीके से आप हल करें, उसके लिए चाहे आपको साजी करनी पड़े, एमनेस्टी देनी पड़े, वो दें। दूसरा ये है कि इस बात को यकीनी बनाए कि बलूचिस्तान के जो तरक्याती फंड है वो हर जो उसका जिला है उसका जितना हिस्सा है उस तक पहुंचे, और वो सिर्फ कोयटा में उनकी बंदरपाट ना हो। और तीसरा ये है कि अगर हम बलूचिस्तान में आने वाले महीनों में अमन कर पाए तो फिर बलूचिस्तान में अगले साल के आगाज में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हो जाने चाहिए, ताकि वहाँ की जो लोकल सतह की कहा ही जाता है
कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान में फंड्स की कमी नहीं है, फंड्स तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बदनवानी होती है, बेहिसाब बदनवानी होती है। और वो जो ज़ाहिर है कि वहाँ के कहते हैं ना, असेंबली को भी लोग तंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। जी उसका यही, इसीलिए मैंने अर्ज किया, जो मेरा दूसरा नुक्ता था कि जिस तरह हम एक नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करते हैं, गालिबन बलूचिस्तान पहला सूबा होना चाहिए जिसको वफाक और सूबा मिलकर एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करें और एक मंतकी बुनियाद पर हर जिले के लिए जो तरक्याती फंड है वो मुख्तस किए जाएं और वो लगाए जाएं उसमें, चाहे अगर वफाक की तरफ से निगरानी होती है वो भी, क्योंकि जो अभी आज का तरीका है वो तो फिर वो वसाइल बलूचिस्तान में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों तक, ग्रास रूट्स तक तो नहीं पहुंच रहे, वो कोयटा में ही जो है इधर उधर हो जाते हैं। तो उनको इस बात को यकीनी बनाना है कि वो तुरबत में और लसबेला में और गवादर में, जहां जहां जो मुख्तलिफ जिले हैं, पुजदार है, जो है सुई है, हर जो जिला है बलूचिस्तान का उस तक जो तरक्याती फंड है वो मिले और वहां तरक्याती फंड वहां तालीम पर, सेहत पर, अमन और अमान पर खर्चों। इसमें कोई शक नहीं, पिछले 16 साल से बलूचिस्तान जिसकी आबादी 6% है उसको वफाक की तरफ से 9.1%, यानी कोई 150 गुना ज्यादा हिस्सा मिल रहा है अपनी आबादी का, तो उसको इस्तेमाल होता और लगता हुआ नजर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, दो बड़ी अहम बातें वो ये कि जी बलूचिस्तान जैसे अहम सूबे के जो वसाइल हैं वो आवाम तक पहुँचने चाहिए और वो बदनवानी की नज़र नहीं होने चाहिए। और दूसरा, इस वक्त मुल्क की ज़रूरत इस बात की कि जी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बामाने जो हैं मुज़ाकरात हों। एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। तो जनाब, भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत के लिए तुला बैठा है। तो ऐसे में जो सबसे अहम हमारी ज़रूरत है वो है कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रहे और उसके जो नुक्ता आगाज़ है सियासी सतह के ऊपर, वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बामाने मुज़ाकरात से होगा। इसी के साथ आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।